हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ATC 2023 का पेपर 2 मैथ्स डिस्कस करेंगे। अगेन क्वेश्चंस कुछ सिंपल हैं इस पेपर में, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, तो इक्वल टू 0 सॉल्व करना है हमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंगली। अब एक्सपैंड करने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि कहाँ से एक्सपेंशन मिनिमम है, और जीरोस के अबाउट एक्सपैंड करना बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करूँ तो प्लस माइनस प्लस, तो बिल्कुल एफर्ट नहीं है, तो यहीं से खोलते हैं। तो -1 इंटू, क्योंकि जीरो के अबाउट तो खोलना नहीं है। ठीक है, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4x - 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा सॉल्व करना है। बस ये पता हो कि यहाँ से खोलना है तो बहुत आसान हो जाएगा। खोल तो कहीं से भी सकते हो, और जगह से भी खोल के आंसर निकाल सकते हो, आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। बट ये कौन से स्टेप में मिनिमम टाइम लगेगा, बस उसको देखना होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x - 16 इक्वल टू 0। एक्स कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, यही आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब क्वाड्रेटिक देख के एक तो आइडिया आता है कि 1/क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कर सकते हैं सॉल्व, स्टैंडर्ड है वो। दूसरा एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉग लॉग में आंसर दिया हुआ, कहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा, तो इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती वो चेक कर लो। तो ये हो सकता है स्प्लिट, इसको ऐसे कर सकते हैं। 1/इंटीग्रेशन ये हो गया 2x + 3 हो जाएगा, x - 1 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही बन रहा है। ठीक है, 2x नेगेटिव होगा, 3x पॉजिटिव, तो सही आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a/2x + 3 + b/x - 1। ठीक है, बस a और b फाइंड कर लिया, तो इंटीग्रेट करना तो बहुत सिंपल है, लॉग लॉग में आ जाएगा जो कि ये दे रखा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, a b फाइंड करना है। ठीक है, तो a निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 2x + 3 x - 1, a x - 1, b 2x + 3। ठीक है, यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है, 1/2x + 3 x - 1। ठीक है, तो ये हटा लो डिनोमिनेटर, और बस अब पुटिंग करते हैं। एक बार x को 1 पुट कर दो। ठीक है, x को 1 पुट करोगे तो यहाँ पर तो 1 चल ही रहा है, यहाँ पर 1 पुट करते a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, खाली b वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5b। ठीक है, तो 5b = 5, तो b कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक बार पुट x = -3/2 पुट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को इसको 0 बनाना है, b को 0 बनाना है, तो -3/2 डाल दो। तो जब यहाँ -3/2 डालेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही है ऑलरेडी, यहाँ पर -3/2 डाल दो, तो -3/2 और -1 है। ठीक है, अच्छा हाँ, -3/2 डाल रहे थे, तो -3/2 डाल के देख लो क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 = 1 = a इंटू -3/2 - 1, तो कितना आ गया? -5/2, और वहाँ जाके हो जाएगा -2/5। ठीक है, इक्वल टू a। ठीक है, बस अब इसे इंटीग्रेट कर लो अलग अलग, दोनों में लॉग लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a कितना है? -2/5 2x + 3 प्लस ये b है हमारा 1/5 x - 1। ठीक है, dx, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो लॉग लॉग आ जाएंगे दोनों में।
इसका आ जाएगा -2/5 log 2x + 5, और फिर जो कोफिशिएंट ऑफ x वाला कॉन्सेप्ट होता है ax + b, वो डिवाइड में आता है एक, तो एक अलग से 2 डिवाइड में आएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/5 log x - 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 हटा लो, और अब बस कुछ नहीं है, log की प्रॉपर्टी लगा लो, 1/5 ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा log a - log b, ठीक है। ये log a की तरह बिहेव कर रहा है, ये log b, तो log a - log b क्या हो जाता है, log a/b, तो log x - 1 अपॉन 2x + 5, ठीक है। सॉरी 5 नहीं 3 चल रहा था ना, ये 3 था, ये भी 3 है। ठीक है, वैसे तो फैक्टर आ जाएंगे ना 1/5 का, और ये पता चल गया कि b का पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि पॉजिटिव आया, तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए एक, तो ये पता चल गया क्योंकि है, तो 1/5 खाली इन दोनों ऑप्शंस में है, और b का कोफिशिएंट पॉजिटिव आया है, तो मतलब log में ये ऊपर होना चाहिए x - 1। इतने से भी कर सकते हो, पूरा आंसर तक निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सेलेक्ट कर सकते हो आंसर, क्योंकि ऑप्शन देखो है क्या, ऊपर नीचे तो कर रखे हैं, फैक्टर तो सेम ही है सब में, कि 2 में 1/5 दे नहीं रखा, वो रिजेक्ट कर दो, और कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लिमिट का ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेट लगता है कि अगर हमारे को दे रखी हो ना लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, कुछ ऐसा दिया हो फंक्शन, तो दिस बिकम्स e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx - 1, ठीक है। तो पावर देखिए समझ में आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल जो है वो बेस में भी है और पावर में भी है, तो ये वाला फॉर्मेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। gx, तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन था ये, बस उसके बाद तो आई थिंक आराम से हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू क्या चल रही है, इन्फिनिटी, gx है x + 1/2, ये है 2x - 1 अपॉन 2x + 3 - 1 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो बस ऐसे, ई की पावर में आएगा आंसर, मतलब ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखें, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 1/2, ये हो जाएगा सॉल्व करके -1 - 4 आ जाएगा, ठीक है। 2x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2x + 3, ठीक है। और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हटा लो 2, और 2 यहीं रहने दो बाहर, इसमें से ऊपर से ना x ले लो कॉमन, क्यों, क्योंकि हमें ना 1/x बनाना होता है, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो आइडिया ये होता है कि x कॉमन ले लो, ऊपर से भी x कॉमन ले लो, तो ये 1 + 1/x हो जाएगा, नीचे से भी x कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3/x। अब जो ये 1/x वाली क्वांटिटी है, ये और ये 3/x ऑल्सो, ये 0 की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। ये x तो काट ही दो, तो क्या बचा, 2/2 बच गया, तो यानी क्या, अच्छा एक मिनट, नेगेटिव पे चल रहा था ना, या नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव चल रहा है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2/2 यानी e की पावर -1, आंसर क्या हो गया 1/e, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस का काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वो फॉग गॉफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर f ब्रैकेट fx लिखा हुआ ना, ये f of x है एक तरह से, ठीक है। तो gx जो है हमारा f of fx क्या है हमारा 1/1 + x, यानी करना क्या है, fx के अंदर जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1/1 + x लिख दो, यानी क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1 + x। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा x + 1/x + 2। अच्छा, ये इतनी बार करने की ज़रूरत नहीं है, देखो f of x निकाल चुके हो तुम, यही g of x था ना, ठीक है। तो करना क्या है, hx के अंदर f of gx लिखा हुआ है, ठीक है, यानी और gx हमने अभी निकाला ही है, x + 1/x + 2, यानी अब फिर से क्या करना है, अब की बार fx के अंदर जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे
एक्स प्लस 1/x+2 पुट कर दो, तो यानी क्या कर देंगे 1/1 प्लस एक्स की जगह x प्लस 1/x+2 पुट कर दो। सॉल्व कर लो इसे, ये x + 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सॉल्व क्या करना है इन दी एंड, fx gx hx मल्टीप्लाई करना है बस। तो fx है 1/1 प्लस एक्स, या हाँ 1 प्लस एक्स, gx है x + 1/x+2 और hx है x + 2/2x + 3। प्यार से कटिंग हो जाएगी, x + 2 x + 2 हटा दो, x + 1 x + 1 हटा दो, 1/2x + 3 ये रहा। ठीक, ओके। 3D का काफ़ी लल्लू क्वेश्चन है ये। रेशियो निकालना 10th वाला मैथ्स जैसा ही है, कुछ खास तो है नहीं, बस इंटरनली एक्सटर्नली लेके ना परेशान कर रखा है। तो कुछ नहीं करना, तुम मान लो भी इंटरनली है, ठीक है, मान लो ऐसे ही है, ये P है, ये Q है, ये सॉरी ये PQ जो है ऐसे है, और R मान लेते हैं डिवाइड कर रहा है ऐसे बीच में। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, K/1 मान लेते थे और K की वैल्यू निकालते थे, उससे हम जज कर लेते थे। ठीक है, अच्छा चाहे तो x कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर लो, चाहे y का कर लो, चाहे z का कर लो। ठीक है, मैं x का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका x कितना है 2, इसका x कितना है -1 और इसका x है 5। ठीक है, तो ये मेरा x1, ये x2 और ये x हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। m1 m2 रेशो होती थी। ठीक है, तो x हो गया -1, m1 ये है हमारा, अगर कन्फ्यूजन है तो ये लो m1 m2। ठीक है, सॉल्व कर लो वैल्यू डाल के, तो k × 5 + 1 × 2 अपॉन k + 1। ठीक है, तो -k -1 हो गया 5k + 2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो 6k = -3, k कितना आ गया -1/2। तो k यानी रेशो क्या हो गई -1/2। अब तुम्हें पता है रेशो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता क्या है कि ये जो पॉइंट रेशो है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल थी, बस इतना सा होता है फर्क। ठीक है, तो ये पता चल गया कि एक्सटर्नल ही होगा और 1/2 ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन कंफ्यूज भी उसी के अबाउट कर रहा है। नेगेटिव आते ये पता चल गया कि एक्सटर्नल आंसर है, 1/2 निकाल ही लिया हमने। तो ज़्यादा ऐसी कोई टफ वाली चीज़ नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए रेशो निकालते हुए कि नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, चलो ये भी काफ़ी लल्लू सा सवाल था। फंक्शंस के ऊपर अच्छे आए हैं क्वेश्चन तुम्हारे इसमें, मतलब अच्छे इन सेंस मतलब ज़्यादा आए हैं और इजी है, कोई ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये फंक्शन पूछा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वाली बातें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब होने चाहिए, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, नहीं हो रहा। फिर ट्रांजिटिव लास्ट वाला होता था जिसमें होता था A1 A2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, A2 A3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो A1 A3 भी होना चाहिए। तो देखो है 2 3 है, 3 4 है, 2 4 भी तो होना चाहिए और है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो ये 3D का लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट से देखो एक लाइन है ना, अगर ये 2D में होती तो हमारे पास फॉर्मेट होता है। 3D के अंदर निकालने के लिए किसी पॉइंट से ये 3, 4, 5 है, ये मेरे पास लाइन है x/1 = y - 1/2 = z - 2/3। अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसमें ना प्रॉपर मेरे को ये पॉइंट फाइंड ही करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेंदी तो है ये। ठीक है, मतलब पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन करना हो तो इसे बाद में करना चाहिए, पहले नहीं करना। ठीक है, चलो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख लेते हैं। आज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट का एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है ना हमारे को, इस इक्वेशन को = k लिख लो। ठीक है, लैम्डा भी लिख सकते हो, लैम्डा लिखना है तो मैं k लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करके x निकाल लो, इसको सॉल्व करके y निकाल लो, इसको सॉल्व करके z निकाल लो। तो x आ जाएगा हमारे पास
के, y आ जाएगा 2k माइनस 1, z आ जाएगा 3k, सॉरी 2k प्लस 1 और 3k प्लस 2। ठीक है, ये जनरल पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। कहाँ गया, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक तरह से लाइंस, ये अगर हम देखें ध्यान से, इसमें ना नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, ए बी। ठीक है, इसको बी कह देते हैं। जो ये बी पॉइंट है, ठीक है, जो लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ए बी एक वेक्टर बन रहा है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको उठा के यहाँ रखो। ए बी जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल गए और लाइन के मेरे को डायरेक्शन पता है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन का जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलती है, वो नीचे वाले कंपोनेंट से मिलती है, जिसे हम बी वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, पर पॉइंट इज लाइन की डायरेक्शन नीचे से मिलती है, तो लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे हो गया, b माइनस ए कर लो तो ये आ जाएगा k माइनस 3 i प्लस 2k माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 j प्लस 3k माइनस 3k। ठीक है, दो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बस इसको इस्तेमाल करके k निकालेंगे, तो निकालो, तो ये आ जाएगा k माइनस 3, 2k माइनस 3 इंटू 2 यानी 4k माइनस 6 प्लस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9, 10, 14k इज इक्वल टू 9, 6, 15, 18। k आ जाएगा 9/7। अजीब सी वैल्यू आई है, बट ठीक, ये मिल गया तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट निकाल लो। ठीक है, या एक काम करो, ए बी वेक्टर है ना हमारे पास, जो ये ए बी वेक्टर निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो सीधा यहीं से सॉल्व कर लो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लो k डाल के, तो इसे सॉल्व कर लो, तो ये रहेगा 9/7 माइनस 3i प्लस 18/7 माइनस 3j प्लस 27/7 माइनस 3k। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 12i, ये भी 21 माइनस 3j, ये भी 21 माइनस 6k, और अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करके करते हैं, तो ये जाएगा 12/7। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 3/7 6/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस। अच्छा, अपॉन 7 सबके है, तो 7 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बाहर 7 आएगा, तो अपॉन में आंसर में 7 होना चाहिए। 3 आंसर्स में है, अगर एक में होता तो सेलेक्ट कर लेते, तो कोई नहीं, अब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 7 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस 9 प्लस 36, ये हो गया 189/7। 9 कॉमन है तो 3√7, सॉरी 3√21/7, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, थोड़ा लेंदी था क्योंकि इसमें पहले k निकालो फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख के पहले पता चलना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग है और उस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। पिछले वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन था जिसको एल ऑर्बिटल से कराया था, ये तो है ही एल ऑर्बिटल का, क्योंकि इसको और किसी तरीके से करना फिजिबल नहीं है। अगर x को 16 डाल दो
और एफ एक्स भी एफ ऑफ 16 भी 16 ही है, तो यहाँ पर ऊपर भी 4 - 4 0, नीचे भी 4 - 4 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म है, तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। तो एल ऑर्बिटल कहता है कि ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे भी डिफरेंशिएट कर दो, तो कर दो ऊपर डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल लगाया, ठीक है। पहले इसको z मान के डिफरेंशिएट कर दिया, फिर z का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और लिमिट क्या चल रही है x टेंड्स टू 16, वैल्यू डाल दो, तो 16 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट एफ ऑफ 16 कितना दिया हुआ 16 ही दिया है, तो 4 आ जाएगा। नीचे भी क्या, अच्छा एफ डैश 16 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे भी हो जाएगा 1/2, 16 पुट कर रहे हैं तो 4 ही हो जाएगा, कट गया, 5 ही आया। अच्छा, तो एल ऑर्बिटल का क्वेश्चन था ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ठीक था, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो। तो मैं पी ऑफ ए और पी ऑफ बी में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं ए यूनियन बी, पहले तो यूनियन का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो होता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसको ज़ीरो करो। यूनियन मतलब हो गया कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का एक तरह से सम, तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। पी ऑफ ए जो है निकालना भी पी ऑफ ए है, तो इसको हाफ ऑफ पी ऑफ ए को यहीं रखो, पी ऑफ बी को रिप्लेस कर दो 2 टाइम्स पी ऑफ ए से, बस कितना आ गया 3 पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो भी इवेंट था। बस इतनी डेफिनेशन से, और ये पता होना चाहिए कि यूनियन का फॉर्मूला, और यूनियन मतलब टोटल हो गया एक तरह से, उसको 1 ले लो। ये वाला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का था, इसे पीएनसी से थोड़ा करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें चूज़ करनी है चीज़ है ना, तो चूज़ करने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं निकालना क्या है, 2 एप्पल और 1 ऑरेंज निकालना है, तो 2 एप्पल निकालने हैं, तो 5 में से कोई भी 2 एप्पल निकाल लो, 5C2। फिर 6 ऑरेंज है, उसमें से कोई भी 1 ऑरेंज निकालना है, 6C1। ये तो हो गया हमारे फेवरेबल जो हमें करना है। अच्छा, निकालने कितने थे, 3 फ्रूट निकालने थे। कितने तरीके से निकाल सकते हो, टोटल 11 फ्रूट हैं, उसमें से कोई भी 3 फ्रूट निकाल लो, फेवरेबल अपॉन टोटल हो गया, ठीक है। सी मतलब बस ये होता है कि हैं कितने और निकालने कितने, उस हिसाब से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 5/4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6C1 6 ही होता है, ठीक है। 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, वो भी 6 होता है, बस सॉल्व कर लो। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, हटा लो यहाँ से, ऐसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा सॉल्व ऐसे, 2 से काट लो, ये 3 2 सा 3 3 सा 3 1 सा 3 2 5 5 से 5 हटाओ, ऊपर बचा 2 2 4, नीचे बचेगा 11, 4/11 आंसर, ठीक है। एक्सप्रेशन सही बना लोगे तो सॉल्व तो कर ही लोगे। अच्छा, बाइनरी पे भी इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव है या नहीं है ये सब बताना है, तो ठीक है। तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 है, तो कॉम्पिटिटिव चेक करना है, तो P स्टार Q जो है वो Q स्टार P बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा P + Q/2, ये हो जाएगा Q + P/2। एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता ही है, तो P + Q लिखूँ या Q + P एक ही बात है, तो ठीक है, कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव चेक करने के लिए ABC 3 ले लेते हैं, ठीक है, या PQR लेना है तो PQR ले लो, ठीक है। तो P स्टार Q स्टार R जो है वो Q स्टार P स्टार P स्टार Q स्टार R। एक बार पहले PQ को सॉल्व करेंगे, एक बार पहले QR को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया P + Q/2 स्टार R, ये हो जाएगा P स्टार, पहले Q और R को सॉल्व करना है तो Q + R/2। अब स्टार करता क्या है, ऐड करके, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन वो करके आ रहा है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहा है, तो इनको ऐड कर दो, तो P + Q/2 + R डिवाइड बाय 2, और ये आ रहा है P + Q/R/2 डिवाइड बाय 2।
साफ दिख रहा है, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 2r आएगा, यहाँ 2p आएगा, तो इक्वल तो होने से रहे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा, तो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालना है। एक फंक्शन दे रखा है एफ का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे एक और फंक्शन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू जब किसी और फंक्शन के निकालना तो करना कुछ नहीं होता, बस एक तरह से क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को बस डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो, तो टैन इनवर्स एक्स तो आराम से हो जाएगा डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनवर्स क्योंकि दिख रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि इसको पहले इनवर्स सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनवर्स सॉल्व करके ईजी हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक्स को टैन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर हो गया सेक थीटा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन टैन थीटा। इसको साइन कॉस बना लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, 1 माइनस साइन क्या होता है, ये फिर वही प्रॉपर्टी जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 1 माइनस कॉस साइन, 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दो, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये साइन से एक साइन हटा लो, 2 से 2 हटा लो, ये साइन बाय कॉस टैन बन जाएगा। तो ये हो गया टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2, तो ये इनवर्स और ये भी कैंसिल, तो सिर्फ थीटा बाय 2 बचा, और थीटा था क्या, 1/2, थीटा था टैन इनवर्स एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, हम कर रहे थे ना एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जी डैश एक्स सिर्फ टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये तो 1 कट जाएगा पूरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या, सिर्फ 1/2 बचेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही 10th का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है, कि पॉइंट दे रखे हैं, रेशो दे रखी है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। कैसे करता था, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू डाल दो बस, कितना है, 3 इंटू x2 हो जाएगा -3, m2 5 इंटू 5 अपॉन 8, 25 माइनस 9 16/2 आ जाएगा। तो पहला 2 होना चाहिए, दो ऑप्शंस में दे रखा है, तो यानी पे सॉल्व कर पाएगा। y में ऐसे निकाल लो, m1 x2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सॉल्व कर लेना, वो 6 आ जाएगा, कोई खास मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं कि सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डाल दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। पहली बात तो स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे x की पावर 6, इतनी बड़ी पावर दे दी। अच्छा, फिर दे रखा है कि ये जो है इंटीग्रेट करके ऐसा बनेगा, इसने बता दिया हमें, ठीक है, प्लस सी ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस एक्सप्रेशन को देख के एक तो सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है, लेकिन कुछ बहुत सिंपली सब्स्टिट्यूट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लोगे तो ऊपर x है नहीं डी एक्स के साथ जो यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत अजीब सा है, मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो पहले कभी कभी कर रखे हैं तो हो जाएंगे, नहीं तो फर्स्ट टाइम में तो हो सकता है आइडिया क्लिक करे, हो सकता है ना करे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अजीब सा है, पहले देखो आराम से। पुट x इज इक्वल टू 1/t पुट करेंगे, तो dx क्या हो जाएगा, -1/t स्क्वायर dt, ठीक है। पुट करके देखो, पहले तो इसको सेट करने में टाइम लगेगा, तो ये जाएगा 4 प्लस 1/t स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। नीचे हो जाएगा 1/t की पावर 6 और dx की जगह डाल दो -1/t स्क्वायर dt, ये इंटीग्रेट करना। तो लगेगा ये तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, इससे कौन सा बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है कुछ, तो एक बार थोड़ा सा सेट करके देखो, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर भी तो है ना, तो देखते हैं एक बार करके इसको आगे। तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, तो एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
टी बाहर आ जाएगा 1/t, नीचे चल रहा है 1/t की पावर 6, वो आ जाएगा ऊपर t की पावर 6 यहाँ ले लो, ठीक है, और माइनस भी चल रहा है और 1/t² dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो नीचे t³ हो गया, ऊपर t की पावर 6 है, तो ये सिर्फ t³ √4t² + 1 हो गया। तो थोड़ा सा तो बेटर हुआ है कि कम से कम डिनोमिनेटर हट गया, लेकिन बहुत अच्छा तो अब भी नहीं है। तो क्या करें अब, इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। अच्छा, बाय पार्ट्स भी ऐसे नहीं कि सिंपली लगाना है, बाय पार्ट्स लगाने के लिए भी कैसे करो इसको, बाय पार्ट्स लगाने के लिए इसको ऐसे करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको करो t² × t √4t² + 1 dt, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन, ठीक है, और अब करो इंटीग्रेट, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि 4t² + 1 का इंटीग्रेशन बहुत गंदा सा होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर साथ में एक t ले लूँगा तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नेगेटिव बाहर है, पढ़ा रहने दो उसको, तो ये जाएगा t² एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो एक ही बारे में सब कुछ कर दूँगा तो कन्फ्यूजन और हो जाएगी, माइनस अब की बार इंटीग्रेशन ऑफ t 4t² + 1 और डिफरेंशिएशन t² का dt, ठीक है, वो dt चल ही रहा है सब में, ये है। अब नेगेटिव यहीं रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस चीज़ को कुछ z मान लो, ठीक है, अगर इसको मैं z मानता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8t dt = dz। तुम कहोगे t तो है, 8 नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पर dt लिख देते हैं, ठीक है, तो 8t dt बन गया, वो dz, ये स्क्वायर रूट ऑफ z बन गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ z का इंटीग्रेशन t² ये अपॉन में 8 यहीं रखो, या z की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, z की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2, ठीक है, और नीचे भी 3/2 आएगा, तो वो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2/3, ऐसा लिख देता हूँ। और z था क्या, z था ये 4t² + 1, ठीक है, तो 4t² + 1 इसकी पावर 3/2, ठीक है, अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो हो गया ना, अब सेम ही चीज़ है, तो मैं अब इसको अलग से नहीं लिख रहा, इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ 2 × 8 × 3, ठीक है, 2/8 × 3, और ये हो गया 4t² + 1 की पावर 3/2। अच्छा, ये t² का ना डिफरेंशिएशन था यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन इसका कहता हो जाएगा 2t, ठीक है। चलो, बड़ा ये क्वेश्चन लेंदी था ये, मतलब पेपर के हिसाब से तो बहुत लेंदी था ये, अगर करा हुआ है तो भी लेंदी है। माइनस ये हो जाएगा, इसको तो ये तो हो गया ना इंटीग्रेट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया ये 412, तो 1/12 t² 4t² + 1 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2248 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 4t² + 1 की पावर 3/2 × t dt, ठीक है। अभी ये बचा इंटीग्रेट करना। अच्छा, इसमें फिर से सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको z मान लेंगे, इसको z मान लो, तो वही 8 की एडजस्टमेंट चाहिए, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई, 8 यहाँ डिवाइड में, ठीक है, तो सेम इंटीग्रेशन है, बस अब की बार क्या है, ये तो कॉपी हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब की बार z की पावर 3/2 + 1 5/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 4t² + 1 की पावर 5/2, ठीक है, ये पूरा तो वो z बनाने में यूज़ हो गया ना, ये वाला पूरा dz बनाने में, तो नीचे बचा 8, ठीक है, और ये 5/2 पावर जो है डिवाइड में भी आएगा ना 5/2, तो यहाँ पर ऊपर आके आ जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। ओहो,
आई थिंक इंटीग्रेट तो हो गया ना। चलो अब सेटिंग वेटिंग बस ठीक करनी है सारी, एटलीस्ट टी स्क्वायर 4t² + 1 3/2। ठीक, बनाना क्या था हमें, 4 + x² की पावर 3/2। 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है। एक तो ये बाहर निकालना है, ये पता चल गया ना हमें। जो बचेगा उसको v के साथ रखना और बाहर कांस्टेंट है, नीचे x की पावर 5 बनाना है। ठीक है, तो अब सारे रिप्लेस करते हैं। पहले तो कॉमन निकालते हैं। ठीक है, बाहर नेगेटिव भी चल रहा था ना, तो एलसीएम लेके सारा कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको डील कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/12, t था क्या हमारे पास, 1/x, x 1/t है तो t 1/x है, तो ये 1/x²। ये हो जाएगा 4/x² + 1 की पावर 3/2 माइनस 1/, ये सॉल्व कर लो, कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए, ये 4 हो गया, 24 हो गया, 24 × 5 120 हो गया ना, माइनस 120, 120 ऑप्शंस में भी है ना शायद, तो 120 वाले ही है, चारों ऑप्शन दिए हैं, प्लस माइनस का रोल है सारा। तो ठीक है, चलो 120 जनरेट हो गया, अच्छी बात है। ये हो जाएगा, अब इसको रिप्लेस कर दो, 4/x² + 1 की पावर 5/2। ठीक है, चलो नेगेटिव से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पढ़ रहे हैं दो भी। तो ये जाएगा 1/12, अंदर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 4 की पावर 3/2। और जब x डिनोमिनेटर में जो x² आएगा ना, उसकी पावर 3/2 अगर सॉल्व करें तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 बचेगा, x की पावर 3 इधर, x की पावर 2 इधर, तो ये x की पावर 5 आ गया, जो डिनोमिनेटर में चाहिए भी था। माइनस 120, ये भी वही सेम चीज़ होगा, x² + 4 की पावर 5/2। अब की बार भी सेम होने वाला है, x² की पावर 5/2 है, तो फिर से पावर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x की पावर 5 आ जाएगा इसके नीचे भी। चलो काफ़ी सारा तो हो ही गया सॉल्व। बस अब कॉमन नंबर निकालना है, निकाल लो कॉमन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, और 12 है ना, x की पावर 5 चाहिए सिर्फ अकेला नीचे, तो अकेला बस नीचे x की पावर 5 होना चाहिए, तो ये 12 और ये 12 निकालें, 120 निकालना पड़ेगा सिर्फ पूरा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 120 कॉमन निकाल लो, ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ, तो यानी कि मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ऐसे 10 हो गया। ठीक है, तो 120 माइनस 120 आ गया बाहर, x² + 4 की पावर 3/2 भी कॉमन निकाल लो ऊपर से, और नीचे x की पावर 5 तो चल ही रहा है। ठीक है, वो चलो पुराने तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया ऊपर से, जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 10। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 × जब x² + 4 की पावर 5/2 है, उसे मैं 3/2 + 1 लिख रहा हूँ, तो बेसिकली 3/2 चला गया, तो x² + 4 की पावर 1 बचा, तो ये x² + 4 बचा। ठीक है, तो माइनस 120, x² + 4 की पावर 3/2, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस x² और 6 माइनस x² अपॉन x की पावर 5। ठीक है, अब बस ये नेगेटिव चाहो तो अंदर ले जाओ, मेरे ख्याल से हो ही गया, बन गया ना, ये bx² - 6 था ना, 6 आ गया हमारा, तो बस ये नेगेटिव अंदर ले जाओ, तो ये जाएगा 1/120 x² + 4 की पावर 3/2। ठीक है, अपॉन में x की पावर 5, ये आ गया x² - 6, और प्लस सीधा, अच्छा वो लिखना ही है ना इंटीग्रेशन में। अब आराम से देख लो, ए क्या दिख रहा है, साफ साफ 120 आ रहा है, प्लस 1/120। हाँ ठीक है, फोर्थ ऑप्शन था, बट लेंथी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ही, इसमें बहुत आराम से पेशेंटली करने की ज़रूरत थी। ठीक, चलो नेक्स्ट AOI का क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व्स। दो कर्व दे रखे हैं पैराबोला, एक तो y = x² है। ठीक है, तो y = x², तो सॉरी y = 3x² है ना, तो 3x² भी होता तो ऐसे ही है, यू शेप है, और दूसरे वाले को अगर हम ठीक करें तो ये y = x² + 4 है, तो ये x² वाला जैसा ही होगा, बस 4 से पास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मान लो। ठीक, तो मैंने इन दोनों कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है,
ठीक है। तो ऑल्दो मैंने सिमेट्रिक नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा मेरे को सिमेट्रिक बनाऊँ क्या, इसको इरेज करके एक मिनट वापस बनाता हूँ। ऐसे चलो कुछ सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये दो रीजन दिख रहे हैं तुम्हें, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन, ठीक है। दोनों सिमेट्रिक होंगे क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैंने फर्स्ट वाले का एरिया निकाला तो उसको डबल कर देंगे बस। तो अब सिर्फ ये निकालना है एरिया बिटवीन कर्व्स। तो आइडिया क्या होता है कि एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि और सिर्फ इसका रीजन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके जहाँ तक ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें ये नहीं पता कहाँ तक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम करने क्या वाले हैं, सिंपली एक्स एक्सेस पे एरिया निकालेंगे, वाई डी एक्स अपर माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जो कर्व ऊपर है उसका एरिया माइनस नीचे वाले का एरिया, अपर माइनस लोअर। तो 2 टाइम्स अपर कर्व है ये वाला था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे वाला है y इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर। सब लिमिट डिसाइड करने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो चलो वो निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ निकालते हैं। तो एक उसके लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, वाई वाई दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x कितना हो गया प्लस माइनस √2। तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दिख ही रहा है हमें, एक ये वाला है पॉइंट, ये माइनस √2 होगा, ये प्लस √2 होगा। तो हमें तो वैसे भी पॉजिटिव वाले से डील करना है क्योंकि हम फर्स्ट वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, हम सिर्फ यहाँ से ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये रीजन हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से √2। तो सब इसे इंटीग्रेट कर लो। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये आ जाएगा 4 माइनस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक, 0 से √2। तो जाएगा 2 टाइम्स 4x माइनस 2x क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से √2, 0 से √2, ठीक है। 2 टाइम्स ये हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी √2, लोअर लिमिट 0, तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट 4√2 माइनस 2/3, और ये हो जाएगा √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, और लोअर लिमिट तो 0 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 4, 8√2 हो गया, 16√2 ही आ गया। अच्छा, अपॉन में 3 भी चल रहा था, सॉरी, एलसीएम 3 है ना, 16√2 अपॉन 3, एलसीएम 3 है यहाँ पे। बस हो गया सॉल्व। ये तो ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब ऐसा बस तुम्हें यहाँ ये ग्राफ बनाना चाहिए। तो ये जज करना ज़रूरी है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही है, बस थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 4 की वजह से। तो ये 4 से पास कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट मैं ये बोल सकता हूँ, ये 0,4 होगा, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। एक्स स्क्वायर की पावर x की पावर 3/2 अपॉन में, ये भी अजीब सा इंटीग्रेशन दिख रहा है, लेकिन ये इतना टफ है नहीं। क्यों, अगर तुम थोड़ा सा ऑप्शंस को देखोगे ना तो तुम्हें हिंट सा मिल जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मेट देखा हुआ है तुम्हारा, ये वाले जो फॉर्मेट है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो वो ऐसा लग रहा है ना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो वो तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ठीक है। वो उसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर रूट वगैरह है ना, तो इन दोनों में से लग रहा है मेरे को आंसर, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर, ठीक है, वैसे तो 50% अगर रिस्क लेना है तो इन दोनों में से तुक्का मार दो, बट अगर पूरा ही सॉल्व करना है तो इस ऑप्शंस देख के मुझे हिंट आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। बस इसको थोड़ा सा सेट करना है, और मैं पूरा आंसर तो निकालूंगा ही नहीं, उसके बाद तो बन जाएगा अपने आप ही। ऊपर पावर 3/2 रखो, नीचे इसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 की पावर 2 लिख लो dx, और कुछ नहीं है, एक बार के लिए पुट x की पावर 5/2 इज इक्वल टू t। तो ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन
ये हो जाएगा 5/2 एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा एक्स की पावर 3/2 है, 3/2 है, डी एक्स है, बस 5/2 नहीं है तो 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर एक 2/5 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 2/5 दे भी रखें। ऊपर पूरा बन गया डी टी, नीचे तुम्हें क्या दिखेगा डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मेट क्या होता है, लॉग वाला चलता है और प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस चलता है। लॉग कैसे चलता है इसका, लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग में प्लस आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है लॉग के बीच में प्लस वाला, ये वाला, और बाहर 2/5 तो है ही है। बस हो गया क्वेश्चन, पूरा निकाल के कौन सा कुछ करना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इसमें बाइनोमियल का अच्छा इस्तेमाल किया गया और थोड़ा सा ये भी कैलकुलेटिव नेचर में तो था, बट एक्सप्रेशन बना लोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो क्वेश्चन ये देख लेते हैं क्या है कैसे। कह रहे एक कॉइन को n टाइम टॉस किया, तो जैसे ही पता चला ना n टाइम टॉस किया तो ये पता चल गया बाइनोमियल का क्वेश्चन है, क्योंकि बाइनोमियल का हिंट ही क्या होता है कि कोई भी इवेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स अगर कर रहा होगा, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार अगर कर रहा है। यहाँ तो n पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देख के भी दिख रहा है 5 6 7 8 काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे ना पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब है। मतलब इसको अब देखो, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और ऐसे करके कितने आएंगे, ऐसा तो बहुत सारे आ सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने बार कॉइन उछाला है। ठीक है, अगर 10 टाइम्स उछाला होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे लेने पड़ेंगे। तो इतने ज़्यादा केस तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, और पता भी तो नहीं है कहाँ तक जाना है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। ठीक है, 1 में से माइनस करके निकाल लो, बस अब सॉल्व कर लो इसे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड क्या हो जाएगा, NC0। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी पावर 0 हो जाएगी क्योंकि 0 हेड के लिए कर रहे हैं, और बाकी टाइम टेल आना चाहिए तो 1/2 की पावर n। ठीक है, ऐसे ही जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालोगे तो NC1 1/2 की पावर 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और बचे हुए टाइम टेल आना चाहिए क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए ना, तो n-1। ठीक है, फिर ऐसे ही NC2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर n-2। ठीक है, अच्छा फ़ायदा क्या होता है हेड ये कॉइन वाले केस में कि ये बस कोफिशिएंट्स अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1/2 की पावर, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर होती हैं तो हमेशा इनकी पावर कंबाइन होकर n बनेगा। तो ये सिंपली NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 इंटू 1/2 की पावर n हो गया, क्योंकि सब में ही आएगा ना। अब ऐसे ही तुम एटलीस्ट 3 टेल का कर लो, और 3 टेल करो या 3 हेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो एक्सप्रेशन सेम ही बनेंगे। तो अब मैं पूरा बना नहीं रहा, इसको देख लेते हैं। एटलीस्ट 3 टेल करना है तो 3 या 3 से ज़्यादा, तो इसे अगर 1 माइनस करना हो तो क्या करोगे, 1 माइनस 0 वाला केस तो NC0, 1 वाला केस, 2 वाला केस और 3 वाला केस। ठीक है, और 1/2 की पावर तो n चल ही रही होगी, चाहो तो खुद बना के देख लेना, ऐसे ही बनेगा। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज ग्रेटर देन द 3 टेल्स बाय 21/128, ग्रेटर है इससे। तो यानी कि जो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 21/128 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 टेल, ठीक है, जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 21/128 से। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम देख रहे हो एक तो एक्सप्रेशन इतना बढ़िया बनेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, NC0 NC1 NC2 सब कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा क्या, एक NC3 और 1/2 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 21/128। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती,
इसमें हम वैल्यू डाल डाल के ही चेक कर सकते हैं, और ऑप्शंस में जो दे रखे हैं उन वैल्यूज़ को डाल डाल के ही चेक करो। तो एक बार n को 5 ले लो तो कितना आ जाएगा ये 5c3 जो कि होता है 10, और 1/2 की पावर 5 तो 10/32, और चेक करना है कि क्या ये 21/128 से बड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड, तो ग्रेटर आ ही रही है इसके लिए, तो एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज ग्रेटर देन गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड बाय, फिर तो इक्वालिटी की कंडीशन है ना, फिर ग्रेटर तो नहीं बोल सकते, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना बोला है, एक फिक्स्ड वैल्यू भी दे दी, इतने से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व करना है, तो ये तो इक्वल आ नहीं रहा। ऐसे ही तुम 5 6 7 डाल के चेक करना पड़ेगा, तो सारे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 6 डालो तो 6c3 654 अपॉन 6 ये हो जाएगा 20/64 10/32, ये भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, 21/128 ये भी इक्वल नहीं आ रहा। n इक्वल टू 7 हम डालेंगे तो 7c3 765/3 फैक्टोरियल 6 तो 35 अपॉन 2 की पावर 7 128, ये कुछ क्लोज आया लेकिन इक्वल तो ये भी नहीं आया, फिर तो 8 होना चाहिए। 8 देख लेते हैं, 8c3 876/3 फैक्टोरियल 6 56/2 की पावर 8 256 बाय 121/128, ये 28/128 28/128 होगा, इक्वल तो किसी के लिए भी नहीं आ रहा, ये तो फंस गया। चलो इसको एंड में एक बार वापस सॉल्व करके देखेंगे, अभी तो मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं बन रहा इसका। ये भी काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन था मैट्रिसेस का। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम में तो ये करने वाला क्वेश्चन ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लिए और मैट्रिक्स बताई नहीं है, तो अगर मैट्रिक्स ABCD भी ले लोगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे ABCD से, ठीक है, तो ये 1 1 2 3 अब ये ना 4 इक्वेशंस बनेंगी ABCD के टर्म्स में, फिर देखने पड़ेगा कितने सॉल्यूशन आ रहे कितने नहीं आ रहे। तो इसको भी जज करना इतना कोई सिंपल है नहीं, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन बनेंगी। तो इसको भी अभी रुक जाते हैं, इसको एंड में देखेंगे, पहले ये वाले देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, A sin स्क्वायर थीटा B cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू C। ठीक है, tan स्क्वायर पूछ रहा है, ये ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे को cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, cos sin बाय cos आ जाएगा ना, तो इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये जाएगा A tan स्क्वायर थीटा प्लस B इज इक्वल टू C sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लो बस। अब लेफ्ट राइट करते रहो, तो लेफ्ट में लेके आओगे तो A माइनस C आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, राइट साइड में C माइनस B होगा, तो tan स्क्वायर थीटा C माइनस B अपॉन A माइनस C, ये रहा, है ना। ये ठीक था क्वेश्चन, मतलब सिंपल हो गया, ये भी ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो वही है, जो क्वेश्चन आसान है पहले उन्हें करो, जो नहीं पता उनको ज़्यादा सोच के तो कुछ होना नहीं। तुम्हें दे रखा है ABC 3 वेक्टर दे दिया, कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, लेकिन डायगोनल्स बोल रहा है कि A प्लस B और B प्लस C डायगोनल्स है उसकी। तो डायगोनल के टर्म्स में फॉर्मूला होता है D1 क्रॉस D2 का हाफ करते हैं, ठीक है, हाफ D1 D2 होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। तो पहले तो A प्लस B निकाल लो, ठीक है, A प्लस B आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है, और B प्लस C आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बस ये करना तुम्हें।
तो 1/2 i j k 2 - 2 2 1 2 - 2, ठीक है। तो 1/2 i इंटू ये तो हो गया 4 और ये भी 4 - 4 0 हो गया ये तो, ठीक है। प्लस माइनस j इंटू, ठीक है, माइनस j इंटू ये हो जाएगा -4 - 2 प्लस k इंटू 4 - 2 6, ठीक है, 4 - 2। कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है, क्योंकि ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो ये तो 6√2 बन रहा है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी एडिशन चेक कर लें एक बार पहले। i 2i 2j k प्लस k 2k, ठीक है। b प्लस c कितना आ गया, i प्लस 2j k, अच्छा k कैंसिल होना था, यहाँ गड़बड़ हुई है, ये कैंसिल होना था, वही मेरे को डाउट था, मैं कहीं एडिशन तो गलत नहीं हुआ। तो ये 0 है। अब कर लेते हैं वापस सॉल्व। चलो क्रॉस कर लेते हैं। आई ये हो जाएगा 0 - 4 माइनस j करेंगे तो 0 - 2 - 2 प्लस k करेंगे तो 4 - 2 6, ये ठीक था। 4 - 2 6 हो जाएगा। तो 1/2 ये आ जाएगा -4i प्लस 2j प्लस 6k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और हाफ कर दो। 2 तो कॉमन ही ले लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो -2i प्लस j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 9 + 1 10 √14 आ रहा है, ठीक है। ओके, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रूव करना है वो काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, और इसमें अगर तुम देखोगे ना तो पहले तो ये दिखना चाहिए कि कुछ ना कुछ कॉमन निकालना चाहिए। यहाँ से देखो b कॉमन है, इसमें c कॉमन है, इसमें a, इसमें b, इसमें c, इसमें a। तो पहले तो जो कॉमन है वो निकाल लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो b कॉमन, ये हो जाएगा b - a, ये b - c, ये भी c कॉमन लिया तो b - a, ठीक है। यहाँ से ले लो a कॉमन, तो ये b - a, यहाँ से ले लो c कॉमन, ये भी b - a, ये हो जाएगा a - b c - a, ये चल रहा है, b कॉमन लिया तो b - a, और ये भी a कॉमन तो b - a, ठीक है। तो दिख रहा है इस पूरे कॉलम में b - a है, इस पूरे कॉलम में भी b - a है, तो दोनों जगह से कॉमन निकाल लो, तो बाहर b - a का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा पूरे इस एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब बाकी 3 आंसर तो वैसे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो कहीं बना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके साथ एडिशन में कुछ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, तीनों में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब 0 ही आंसर होना चाहिए। तो मैं इतना क्वेश्चन करके मैं गेस कर सकता हूँ कि हाँ ये होगा, पर पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। b a c, b - c, c - a - b, c - a, c b a। अब कोई रो या कॉलम सेम तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम्स को, C1 और C3 को। देखो क्या बनेगा, b - a, a - b, c - a, b - c, a - b, c - a, c b a, ठीक है। 2 कॉलम सेम आ गए, ये दोनों कॉलम सेम है, 2 कॉलम सेम का डिटर्मिनेंट 0, इस बात का तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। और वैसे भी मैंने बताया था, ये कॉमन निकाल के जब ये देखा ना कि एक्सप्रेशन में तो कहीं b - a आया है नहीं, तो वहीं पता चल गया कि अब तो 0 ही ऑप्शन होगा। वैसे भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के आंसर ना 0 1 ये वाले होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर 2 लाइंस के बीच में एंगल निकलवाने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेकिन
लाइन की डायरेक्शन के लिए ना नीचे फॉर्मेट होता है ऐसे x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसे करके होता है। तो नीचे ए बी सी जो होते हैं ये डायरेक्शन देते हैं लाइन की, ठीक है, बी वेक्टर जो हम कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो इसमें ज़बरदस्ती बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या लिखूँ, x अपॉन 1/3 प्लस वाई अपॉन सॉरी इज इक्वल टू y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 1/2, और दूसरी लाइन ऐसी हो जाएगी x अपॉन 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 z अपॉन माइनस 1/3। तो अब तुम्हें मिल गए जो ये b वेक्टर, इसका b1 वेक्टर, इसका b2 वेक्टर, दोनों लाइंस की डायरेक्शन मिल गई हमें। अच्छा, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले तो cos इनवर्स डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 माइनस 1/3 प्लस 1/6 1/6 1/6 1/3 माइनस 1/3, जीरो आ रहा है, न्यूमरेटर जीरो आ रहा है, अपॉन में कुछ भी हो, cos इनवर्स जीरो, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट जीरो तब आता है जब एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे समझ लो कि cos इनवर्स जीरो जो कि क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो बीच में कुछ क्वेश्चन थोड़े थे लेंदी वाले, तो उनको स्मार्टली स्किप करना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हर क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर से करने होते हैं, ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन करो जो आते हैं। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, m पूछ रहा है। अब क्या ही क्वेश्चन है ये, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 16 शुड बी इक्वल टू 20, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 400 माइनस 256 144, m जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस मत बोलना, हाँ हो सकता है लेकिन ऑप्शन में है नहीं ना, तो वैसे तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं, बट यहाँ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, 12 तो है ना, ठीक है। फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। 2i ये 2i प्लस 3j 4k, ये q दे रखा है i प्लस 4j माइनस k, ये दे रखा है 2i प्लस 3j k। कह रहा है इनसे पासिंग प्लेन की इक्वेशन लिख लो, अभी लंबा वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पासिंग प्लेन की इक्वेशंस लिखने का तरीका क्या होता था, ये अगर a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, ठीक है। तो इसका तरीका होता था r, कार्टेशियन फॉर्म याद रखो, वेक्टर फॉर्म याद रखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर होता था, लेकिन नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते थे हम, b माइनस सी क्रॉस सॉरी v माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट ये सारा करके ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली नॉर्मल होता था, अगर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हो तो ये नॉर्मल वेक्टर भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर खाली इतने से सॉल्व होगा नहीं, ये पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शंस देखें ना तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यानी नॉर्मल के जो कंपोनेंट हैं वो 1 1 या 1 माइनस 1 हो सकते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, तो ये खाली नॉर्मल निकाल के सिर्फ ये पता चल जाएगा कि 50% चांस है कि 1 2 में से आंसर है या 3 4 में से आंसर है, ठीक है। पूरा करने के लिए तो मतलब +5 आ गया -5, उसके लिए तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं। पहले तो चलो b माइनस ए निकालें, ये a ये b ये c है, ठीक है। इसने p q r लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो b माइनस ए हो जाएगा माइनस i 4 माइनस 3 माइनस सॉरी प्लस j और -1 माइनस 5k, ठीक है। ऐसे ही c माइनस ए निकाल लो, c माइनस ए निकालोगे तो 2i माइनस 2i 0i प्लस 3 3 ये भी 0j, अरे वाह ये तो बहुत फ़ायदा हो गया। और k में k माइनस 4k माइनस 3k, ठीक है। इनका करना है क्रॉस, तो i j k -1 1 माइनस 5 0 0 माइनस 3, ये बढ़िया हो गया। तो i इंटू
-3 जे इंटू, अच्छा आई इंटू ये हो जाएगा -3 माइनस जे इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस के इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो इसका क्रॉस आ रहा है वो आ रहा है -3i -3j। ठीक है, तो बेसिकली अगर -3 कॉमन ले रहे तो i प्लस जे आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल तो i कंपोनेंट और j कंपोनेंट सेम होने चाहिए, जो कि दिख भी रहा है, यानी फर्स्ट 2 में से ही आंसर होगा। तो पूरा निकाल ही लेते हैं। ठीक है, r माइनस a कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k का डॉट करना है 3 टाइम्स -3 टाइम्स i प्लस j से। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये तो तुम कर सकते हो इसको ऐसे, है ना, r माइनस ए, ये -3 चाहो तो हटा ही लो। ठीक है, यहाँ से ये ना ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, हटाना है तो हटा सकते हो, रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बाद में तो फिर कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो r को जब i डॉट j से करोगे, r होता है xi yj zk, तो बचेगा क्या, खाली x प्लस वाई बचेगा। और इसको जब डॉट करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे सॉल्व करना पड़ा बट आ गया आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैसे तो क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, साइन x फाइन 4x साइन y, कॉस 3x कॉस 4x कॉस y, और निकालना कॉस 3x है। तो जब निकालना x है और आंसर इन टर्म्स ऑफ y नहीं है, तो समहाउ y हटाना चाहिए। अब y को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका दिखता है यहाँ पे, अगर इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें और इनको ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर लेफ्ट में भी करनी पड़ेगी। जब ये समझ में आ गया तो आई थिंक क्वेश्चन का पहला स्टेप मिल गया, अब तो हो ही जाएगा। होल स्क्वायर खोल दो, 9 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 9 साइन स्क्वायर 4x प्लस 18 साइन एक्स साइन 4x। ठीक है, प्लस दूसरे वाला भी करना है, 9 कॉस स्क्वायर एक्स 9 कॉस स्क्वायर 4x प्लस 18 कॉस एक्स कॉस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसमें से 9 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा, तो ये 9, ये साइन स्क्वायर 4x कॉस स्क्वायर 4x ये भी 9 हो गया, प्लस 18 कॉमन ले लो तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी दिखेगी कॉस एक्स या कॉस 4x पहले ले लेते हैं, कॉस 4x कॉस एक्स प्लस साइन 4x साइन एक्स, तो तुम्हें दिखेगा सॉरी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है ये, कॉस ए माइनस बी, यानी 4x माइनस एक्स कॉस 3x आ गया, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो बन ही गया अपने आप ही, 18 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो, कॉस 3x कितना आ जाएगा, 18 वहाँ चला जाएगा, माइनस 17 अपॉन 18 चला जाएगा। तो पहला स्टेप बस थोड़ा आइडिया लगाना था कि कैसे करना है, और उसमें क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है कि आंसर y के टर्म्स में दिया नहीं, तो y हटाना है इसमें। ठीक, चलो ये भी एवरेज क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं और कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था ये। इसको पैरामीट्रिक दिख रहा है ना ये, तो पैरामीट्रिक के हिसाब से लगा दो। x का डिफरेंशिएशन, अच्छा dx बाई डी वाई मांगा है, एक तो ये देख लेना, हमेशा dy बाई dx मांगता है, तो कई बार क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रीड करते नहीं है, तो बस डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि किसका है। तो dx बाई डी वाई मांगा है, तो x डैश बाय वाई डैश करेंगे। ठीक है, अगर dy बाई dx होता तो y डैश बाय x डैश, तो इसको डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ t के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा a 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलो वहीं लिख देते हैं। तो ऊपर वाले का आ गया a 1 माइनस 1/t स्क्वायर, नीचे वाला इसका y डैश का हो जाएगा a, तो कांस्टेंट है, t का 1 माइनस 1/t का प्लस 1/t स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, a काट लो, या चलो पढ़ रहने दो, अभी बाद में यूज़ हो जाएगा। ये रहेगा t स्क्वायर माइनस 1 और a ये रहेगा t स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, दोनों के टी स्क्वायर कट जाएंगे ऊपर नीचे। ज़्यादा इसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन होगा उससे भी कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आंसर टी के टर्म्स में देना है, आंसर वाई और एक्स के टर्म्स में देना है। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स, 1 भी दे रखा है। तो यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं, यहाँ से ज़रा देखें एक बार क्या आ रहा है, ए ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, और ये हो रहा है ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। तो अगर ऊपर वाले को भी टी से डिवाइड कर दूँ, नीचे वाले को भी टी से डिवाइड कर दूँ, तो ये पूरी चीज़ न्यूमरेटर में जो लिखी हुई है ये y है, नीचे क्या है x, बस बन गया y बाय x आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये fx दे रखा है 6 माइनस 5x। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, f इज़ तुमसे पूछ रहा है 1 1 है, ऑन 2 है, ये सब पूछ रहा है। तो 1 1 ऑन 2 ये सब चेक करने के लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशन होती थी। 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 fx2 को इक्वल कर दो, अगर x1 x2 इक्वल आ गए तो यस 1 1 है, तो कर दो 6 माइनस 5x1 6 माइनस 5x2, 6 से 6 हटाओ, -5 से -5 हटाओ, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, हाँ 1 1 है। ऑन 2 के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू y ले लो 6 माइनस 5x, और यहाँ से x निकाल लो, तो y माइनस 5x है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इस x की वैल्यू ओरिजिनली वापस इस फंक्शन में डाल दो, और ये y बन जाना चाहिए, मतलब सिर्फ y सॉल्व होके y आ जाए। तो देख लेते हैं, तो 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस वाई अपॉन 5, तो 5 से 5 कटा, 6 माइनस 6 प्लस वाई, तो ये 6 भी हट गया, पाई आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल के अगर ओरिजिनल फंक्शन में डाल दें और वो वापस y बन जाए, तो ये ऑन टू है, तो यस ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। वैसे तो एक डायरेक्ट हिंट ऐसे भी रख सकते हो कि ऑल लीनियर एक्सप्रेशंस जो होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब जिसमें पावर 1 है, आर 1 1 एंड ऑन टू, तो उसको तो चेक ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, एज लॉन्ग एज लीनियर है। अगर क्वाड्रेटिक वगैरह आ गया फिर चेक करना पड़ेगा, या फ्रैक्शन में आ गया ना x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसा करके कुछ दे दिया, तो फिर तो चेक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर इक्वल टू बी दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ठीक है बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1, ठीक है 0 माइनस 1, अल्फ़ा 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू बी दे रखा है 4 1 0 1, मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, सेकेंड वाला हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1, थर्ड वाला 0 हो जाएगा 0 0, हाँ, और फिर लास्ट 0 माइनस 1 का 1। तो ये काफ़ी इजी था, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और कंपेयर करके बस निकालना है मैट्रिसेस को। तो पहली इक्वेशन से तो मिल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर 4, तो अल्फ़ा होना चाहिए या तो +2 या -2। दूसरे को कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा माइनस 1 1 के बराबर है, तो ये कहता है अल्फ़ा 2 ही होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, -2 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दोनों साथ साथ होनी चाहिए सेटिस्फाई। ठीक, अच्छा ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से लाइन बनती है, ये पता होना चाहिए कि देखो जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कॉपी के अपने 2 पेज ले लो, एक जगह मीट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में 2 पेज जब देखोगे जॉइंड है, वो एक तुम्हारी कॉपी जहाँ पे मतलब मिड सेक्शन है वहाँ पर जॉइन हो रखा है, और अगर उस पोर्शन को एनालाइज करो तो वो एक लाइन दिखती है। कुछ ऐसा, ठीक है, ये एक लाइन है इंटरसेक्शन, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है। अब लाइन की इक्वेशन निकाले कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो प्लेन की इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक लाइन है तो इस पर लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम उनमें से कोई एक पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालें, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, पर वेरिएबल है 3, इक्वेशन है 2, तो सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो मान लेते हैं लेट z 0 है, इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें z 0 हो रहा होगा,
तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको इक्वल टू ले लो, इज इक्वल टू ले लो, इसको इधर ले जाओ राइट साइड। तो 3 माइनस 2 1 आ गया सिंपली, x 1 है, इक्वेशन में डाल दो तो y भी 1 आ जाएगा, और z तो हमने मान ही लिया था 0। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, इनमें से एक पॉइंट मिल गया 1,1,0, इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट मिल गया। अब मुझे निकालनी है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, जिसे हम ए वेक्टर भी बोलते हैं, और बस अब इसकी डायरेक्शन मिल जाए तो हो जाएगा काम। अब डायरेक्शन कैसे मिलेगी, देखो ये जो लाइन है, ठीक है, अगर मैं इस प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे, तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन पे भी जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्योंकि वो प्लेन लाइन जो है वो प्लेन में लाई कर रही है, तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लाइन की डायरेक्शन है, या बी वेक्टर ऑफ लाइन जो है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स, ठीक है। पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा बी वेक्टर है वो n1 क्रॉस n2 से आएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पर n1 n2 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो पहले सॉल्व करते हैं। n1 आ जाएगा, n1 होता है x y z के कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, इसका करना है क्रॉस दूसरे वाले के साथ 2i प्लस 1j माइनस 1k, ठीक है, ओके, ये हो गया। क्रॉस सॉल्व करते हैं। वन है ये कोफिशिएंट, तो ये 2 नहीं है, ये 1 है, ठीक है, नॉर्मल। तो i j k 1 1 3 2 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो i इंटू माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस j इंटू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो आ गया माइनस 4i प्लस 7j प्लस k, ठीक है। तो अब मुझे लाइन की डायरेक्शन भी मिल गई और मुझे पासिंग पॉइंट भी मिल गया। वैसे शायद लाइन की पासिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, चलो निकल गया तो कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि ना ये बोल रहा है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये एक प्लेन के पैरेलल है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन के पैरेलल हो तो ये बोल सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल होगा वो उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, इस जो हमने वेक्टर निकाला है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसकी नॉर्मल के साथ। नॉर्मल इसका क्या निकलेगा यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस k, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लेन लाइन और प्लेन पैरेलल है, यानी लाइन और उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। तो बस इसका डॉट प्रोडक्ट लो, तो माइनस 4i प्लस 7j प्लस k का डॉट करना है हमें इसके साथ 3i प्लस 2j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, कर लो। माइनस माइनस 12 प्लस 14 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस के, अच्छा ये माइनस था, देखो नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये माइनस के है, ठीक है। तो यानी ये माइनस के है, यानी ये माइनस के है, तो आ गया k इक्वल टू 2 आ गया। थोड़ा सा लेंदी था, बस ये कि हाँ एक्चुअल में इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, ये पासिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो है,
लेकिन हमें सिर्फ ये देखना था कि लाइन की डायरेक्शन क्या है, जो कि n1 क्रॉस n2 से आती, और क्योंकि वो प्लेन के पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब जो एक क्वेश्चन रह गया था प्रोबेबिलिटी वाला, उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मिस ही हो गया, एटलीस्ट 2 हेड बोला है। तो जब हम एटलीस्ट 2 हेड की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2 हेड या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा मतलब 2 इंक्लूडेड है, तो अगर हम उसे 1 में से माइनस करके निकालेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड और 1 हेड हटाना है बस, तब 2 या 2 से ज़्यादा का आएगा, तो यानी ये एक्सप्रेशन नहीं आने थे। सिमिलरली जब एटलीस्ट 3 का करना था तो फिर उसमें 3 वाला नहीं आना था, 2 तक आना था। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, बस ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा अभी। जब इसे माइनस करेंगे हमें ये कह रहा है कि ये ग्रेटर होना चाहिए 21/128 से, मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 21/128 हो। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो NC0 कट जाएगा, NC1 कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, सिर्फ NC2 और 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 21/128 होगा। अब आराम से डाल के चेक कर लो। अगेन सॉल्व अभी भी नहीं हो सकता, करना इसे वैल्यू पुटिंग करके ही है। कभी पिछली बार इक्वल नहीं आया कोई भी। तो वैसे तो दिख भी रहा है क्योंकि 128 है तो 2 की पावर 7 होना चाहिए, तो वैसे वहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है, पर ठीक है n = 5 से चेक कर लेते हैं। तो 5c2 इंटू 1/2 की पावर 5, तो 5c2 हो गया 10/32 और 121/128 होना चाहिए, नहीं है। 6 डालोगे तो 6c2 1/2 की पावर 6, 6 5 30 15 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 6 होता है तुम्हारा 64, ये भी नहीं हो रहा। फिर 7 डालोगे तो 7c2 1/2 की पावर 7, 7c2 हो गया 7 × 6 42 21/128 एग्जैक्ट आ रहा है, ये आंसर है। n = 7। तो ध्यान रखना एटलीस्ट का केस कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करना भी नहीं होता। एटलीस्ट अगर 1 का करना है तो 1 - 0 वाला केस हटा लो, एटलीस्ट 2 का है तो 1 - 0 और 1 वाला केस हटा लो, एटलीस्ट 3 है तो 1 - 0 1 2 तीनों के केस हटा लो। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी ऊपर आंसर ही था। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में छोड़ने का क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन बनेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो इक्वेशंस क्रिएट करके देख लेते हैं क्या बन रही है। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a² + bc, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये गेट ab + bd, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट AC + CD, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट CB + D²। ये जो मैट्रिक्स है ये 1 1 2 3 के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि a² + bc 1 है, ये d² + bc स्क्वायर वाली चीज़ें पहले इक्वेट कर लो, वो 3 के बराबर है। उसके अलावा ये AB + BD, तो इसमें से क्या करते हैं b कॉमन ले लेते हैं, इसमें से b कॉमन ले लो, ये हो गया a + d, ये 1 के बराबर है। ठीक है, और क्या बच गया, ये थर्ड वाला बच गया, इसमें से c कॉमन ले लो तो ये a + d, अच्छा दोनों में a + d आ रहा है, ये 2 के बराबर है। अब देखो 4 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4 ये सीधी इक्वेशंस तो है नहीं, ठीक है, तो इनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों में a + d, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो मैं एक रिलेशन जनरेट कर सकता हूँ कि जो c है वो 2b के बराबर है। ठीक है, इन दोनों से दोनों को डिवाइड कर दो तो b/c = 1/2 हो जाएगा, तो c = 2 भी आ जाएगा। अच्छा, इनमें bc कॉमन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो a² - d², या बेटर रहेगा
नेगेटिव हटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं, वो पॉजिटिव आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया डी प्लस ए डी माइनस ए। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया 2 के। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर डी प्लस ए है, ठीक है, यहाँ पे भी डी प्लस ए है, तो क्यों ना इसको थोड़ी देर के लिए कुछ के मान लेते हैं। तो ये 2 इंटू डी माइनस ए इज इक्वल टू, सॉरी, के इंटू डी माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो डी माइनस ए की वैल्यू आ गई 2/k। ठीक है, ये नई कंडीशन है 5। यहाँ से अगर इसमें पुट कर दूँ, a प्लस डी की जगह के पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा b इंटू के इज इक्वल टू 1, या b इज इक्वल टू 1/k और c इज इक्वल टू 2/k। ठीक है, ये 6 ये 7 ये नई कंडीशन बनी है। अब कुछ नहीं करना, उठा के ये वाले ना फर्स्ट कंडीशन में डाल देते हैं। ठीक है, ये जो 5 6 7 आए हैं, इनको उठा के फर्स्ट के अंदर डाल दो और के लिए सॉल्व करेंगे हम। ए तो लेकिन हमारे पास अभी है नहीं ना, तो क्या करें फिर, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फिर और थोड़ा सा बना लेता है, रुको इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। हमने डी प्लस ए को के लिया था, तो डी माइनस ए, ये डी प्लस ए के यहाँ से निकाल लो, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। तो अगर सॉल्व करोगे तो 2d इज इक्वल टू 2/k प्लस के आ जाएगा, और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a इज इक्वल टू वो आ जाएगा k माइनस 2/k। ठीक है, इसको बनाओ 5, इसको बनाओ 6, ये फिर 7 हो गया, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़, ठीक है, यूजिंग 5 6 7 8 इनको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, क्योंकि अब हमें a मिल गया और b मिल गया और c मिल गया। ठीक है, वैसे तो डाल तो थर्ड में भी सकते हो, एक ही बात है, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर ना, पहले तो a स्क्वायर हो गया, यानी कि k माइनस 2/k का होल स्क्वायर और उसका हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस b है 1/k और b है 2/k। एटलीस्ट अब इक्वेशन एक वेरिएबल में तो आ गई। इसलिए कह रहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, क्यों, क्योंकि 4 इक्वेशन सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही निकालने हैं, सॉल्यूशन नहीं निकालने, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जज करने के लिए भी 4 इक्वेशंस को जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। ये जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑन के स्क्वायर, ठीक है, और 4 है प्लस 2/k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ जाके हो गया ये 4k स्क्वायर माइनस 2। या एक काम करो, सिर्फ 4k स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब लेफ्ट में ले आएंगे, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा, या माइनस 2 ही कॉमन ले लो, एक काम करो, ये जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं कि के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ गया, तो के स्क्वायर माइनस 2 निकाल लो, और यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू तो नहीं, हाँ याद है, तो यहाँ 8 था, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 8 होगा, जब 2 कॉमन लोगे ये 4
ये 4 होगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि के स्क्वायर 2 के बराबर आ रहा है और यहाँ से के स्क्वायर 6 के बराबर है। यहाँ से के आ रहा है प्लस माइनस √2, यहाँ से के आ रहा है प्लस माइनस √6। अब इससे तुम देख लो 4 वैल्यू मिल गई तुम्हें के की, तो यानी ए बी, ये बी की वैल्यू भी 4 हो सकती है, सी की वैल्यू भी 4 हो सकती है, अकॉर्डिंगली ए और डी की वैल्यू भी 4 हो सकती है। तो मोर देन 2 सोल्यूशंस आ रहे हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच तो नहीं थी इसके लिए, ठीक है। 4 इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके जज करना था, वो हमने जज कर लिया। ऑल्दो किया कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक छोटी सी अजम्पशन ले लिया ना, डी प्लस ए को के ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी डी प्लस ए था, उससे थोड़ा सा इक्वेशन वन वेरिएबल में चली गई। ठीक है, ये हुआ पेपर हमारा कंप्लीट। ठीक है, ओके, गुड डे एवरीवन।